नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं का अध्ययन शुरू करेंगे। इस निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक दिन लेखक की छोटी बेटी ने उनसे एक सरल प्रश्न पूछा है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यही प्रश्न पूरे निबंध का आधार बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदि मानव और नाखूनों का महत्व को इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे। लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, तब ना तो उसके पास कोई आधुनिक हथियार थे और ना ही सुरक्षा के साधन थे। उस समय नाखून ही उसके लिए सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र थे। नाखूनों की सहायता से वह शिकार करता था, अपने शत्रुओं से लड़ता था और स्वयं की रक्षा करता था। बाद में मनुष्य ने पत्थर, लकड़ी और लोहे के हथियार बनाना सीख लिया। हथियार बदल गए, परंतु नाखून आज भी हमारे शरीर में बढ़ते रहते हैं। इस मुख्य बिंदु का मुख्य संदेश यह है कि नाखून कभी मनुष्य के अस्त्र शस्त्र थे, जो उसके अस्तित्व और जीवन रक्षा के लिए अत्यंत क्या थे? महत्वपूर्ण थे। आदि मानव काल में आप देखते होंगे कि जो आदि मानव थे उनके जो नाखून थे बहुत ही बड़े-बड़े होते थे, जो उनके शिकार के करने में सहायता प्रदान करते थे। लेकिन धीरे-धीरे वो नाखून के जगह पत्थर का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग, लोहा का प्रयोग में बदल गया। लेकिन हथियार बदल गए, लेकिन हमारा जो नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति है, वो दिन प्रतिदिन वही रहा, वो ना बदला। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आदि मानव के लिए नाखून ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते थे और बाद में उसने पत्थर, लकड़ी, लोहा के हथियार बनाए। इस स्लाइड में हम लोग को यही सीखने को मिलता है। स्लाइड 3 की ओर बढ़ते हैं। नाखून यानी कि पशुता का प्रतीक है, अर्थात हथियार तो बदल गए लेकिन नाखून आज भी बढ़ते हैं। ये नाखून हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर अभी भी पशु प्रवृत्तियां जीवित हैं। मतलब कि जो पशु की प्रवृत्ति होती है, दूसरे जीव को मार कर खाना, उससे उसका शिकार करना, ये पशु प्रवृत्तियां में आती है। क्रोध, हिंसा, आक्रमण, द्वेष, लोभ, ये सब हमारे भीतर छिपी जो है पशुता का ही स्वरूप है। कौन कौन सा? क्रोध, हिंसा, आक्रमण, द्वेष, लोभ, ये सब हमारे छिपी पशुता का ही क्या है? रूप है। नाखून बढ़ते रहना मानो प्रकृति का ही संकेत है। मनुष्य अभी भी पूर्णतः देवता नहीं बना है। यदि मनुष्य अपने भीतर कि इन पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखे ना रखे तो वह जंगली बन सकता है। जैसे नाखून हमें हमारे आदिम पशु जीवन की याद दिलाते हैं और मनुष्यता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम अपने नाखून को ना काटे, यदि उसको बढ़ते छोड़ दें, तो ये जो प्रवृत्ति है सब पशुता का निर्धारण कर देगा, कि पशुता को बारे में बताता है। नाखून आज भी बढ़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर पशु प्रवृत्तियां अब भी क्या है? विद्यमान है। जैसे पशु प्रवृत्ति में क्या क्या आपके आते हैं? तो पहला क्रोध, दूसरा हिंसा, आक्रमण, द्वेष, लोभ, स्वार्थ इत्यादि, ये सब हमारी पशु प्रवृत्तियां हैं। अच्छा, मनुष्यता की क्या राह होगी? मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर की पशुता पर विजय पाए और मनुष्यता की ओर बढ़े। इसी से जन कल्याण हो सकता है। इस स्लाइड में आचार्य द्विवेदी साहब यही बतलाना चाहते हैं।
फिर अगले स्लाइड में हम लोग को बताया जाता है स्वाधीनता और भारतीय संस्कृति। स्वाधीनता और भारतीय संस्कृति, इसके मुख्य विचार हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर से नहीं विचारों से भी आगे बढ़ता है। विचारों से भी क्या बढ़ता है? आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की प्रगति के लिए बाहरी स्वतंत्रता से अधिक आवश्यक है उनका आंतरिक स्वतंत्रता। जब तक व्यक्ति अपने अंदर की स्वतंत्रता को नहीं जागृत करेगा तो बाहरी स्वतंत्रता उसको किसी तरह की कोई प्रगति नहीं दे पाएगी। यही स्वतंत्रता समाज और राष्ट्र के स्तर पर आती है तो उसे हम कहते हैं स्वाधीनता, यानी कि अपने ऊपर खुद का स्वयं का राज। पशु केवल शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं परंतु मनुष्य मानसिक और नैतिक रूप से क्या है? स्वतंत्र हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि भारत की संस्कृति हमें यह सिखाती है कि बाहरी स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों पर विजय नहीं पाता है तब तक वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंस जो इंग्लिश का वर्ड है, जो इसे चैप्टर में इंडिपेंडेंस वर्ड का बहुत खूबी से प्रयोग किया गया है और उसी का एक हिंदी वर्ड आता है स्वाधीनता। देखिए, इंडिपेंडेंस का मतलब केवल यह है कि राजनीतिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? राजनीतिक में। स्वाधीनता का मतलब होता है आत्मिक और मानसिक रूप से स्वतंत्रता। आत्मिक और मानसिक रूप से स्वतंत्रता, यानी कि मानसिक यानी कि अपने मन से और आत्मा से पूरी तरह से क्या होना? स्वतंत्र होना। विदेशी शासन से मुक्ति को हम लोग क्या कहते थे? इंडिपेंडेंस। विदेशी जो शासन हमारे यहाँ अंग्रेजों का था उससे जब हमको मुक्ति मिली तो उसे हम लोग इंडिपेंडेंस के रूप में मानते हैं। और स्वाधीनता में सेकंड, यह अपने ऊपर अपनी इच्छाओं पर वासनाओं पर विजय पाने का नाम है स्वाधीनता। अपने ऊपर में, अपनी इच्छाओं के ऊपर में, अपनी वासनाओं के ऊपर में जो विजय पा लेता है वो व्यक्ति स्वाधीन हो गया अपने ऊपर, और वो स्वाधीनता ही आपका सही अर्थ होगा। इंडिपेंडेंस का मतलब है सीधा अर्थ बाहरी है और स्वाधीनता का मतलब है आंतरिक स्वतंत्रता। इन दोनों में यही अंतर है। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण देखा जाए तो हमारी संस्कृति बाहरी स्वराज से अधिक आत्मराज पर बल देती है, यानी कि सेल्फ रूल पर, यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, यानी कि आत्मराज ही हमारा सच्ची स्वाधीनता है। आत्मराज ही क्या हमारा सच्ची स्वाधीनता है। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट थोड़ा समझिए इसको। पॉइंट 1, मनुष्य की प्रगति के लिए क्या चीज आवश्यक है? आंतरिक स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? बाहरी स्वतंत्रता, जैसे कि राजनैतिक। स्वाधीनता का मतलब क्या है? आंतरिक स्वतंत्रता, यानी कि मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता। भारतीय संस्कृति किस पर बल देती है? आत्मराज पर बल देती है। ठीक है, स्वाधीनता केवल आजादी नहीं है बल्कि यह आत्मा की मुक्ति है। आत्मा की क्या है? मुक्ति है। तो इस स्लाइड में हम लोग सीखें कि स्वाधीनता और भारतीय संस्कृति, इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता में अंतर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यह स्लाइड हम लोग को बताएगा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं है। बहुत ही प्यारा। देखिए यहाँ पे मनुष्य और बंदर में समानता अवश्य है, इससे कोई विपरीत नहीं बात है, समानता अवश्य है, परंतु मनुष्य केवल शरीर से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, अपने विचार, संस्कृति से भी महान है। इनमें सोचने की क्षमता है, किसी भी बात को कहने की क्षमता है, सूझबूझ है, विचार करने की क्षमता है, इनका अपना कल्चर है, बुद्धि विवेक से किसी भी कार्य को कर सकते हैं।
यदि मनुष्य केवल शारीरिक रूप से ही विकास करे और अपनी बुद्धि, विवेक और संस्कृति को त्याग दे, तब बंदर के समान हो जाएगा, जैसा कि बंदर करता है। बंदर के पास ना तो अपना बुद्धि, विवेक और संस्कृति ये सब कुछ नहीं है। यदि मनुष्य भी इस प्रकार से अपने बुद्धि को, विवेक को और संस्कृति को त्याग दे, तो मनुष्य भी एक बंदर समान हो जाएगा। इसलिए बंदर की नकल करना या उसे आदर्श मानना उचित नहीं है। मनुष्य को उद्देश्य केवल भोजन, निद्रा, भय और मैथुन तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च विचारों, आदर्शों, मानवता आदि की ओर बढ़ना है। लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य का केवल उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए भोजन, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब से ऊपर उसको सोचना चाहिए, उच्च विचार, उच्च आदर्शों और मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। इससे मानव का कल्याण होगा। भारतीय संस्कृति मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाना, जिसको मनुष्यता की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। जो भारतीय कल्चर हम लोग का है, रहन सहन है, ये मनुष्य को पशुता से ऊपर उठा करके मनुष्यता की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। देखिए यहाँ है, बंदरियों को आदर्श क्यों नहीं माना जा सकता है। देखिए बंदर मुख्यतः प्रवृत्तियों के वश में होते हैं। प्रवृत्ति माने जो उसका अपना प्रवृत्ति होता है। उसका जीवन स्वार्थ, झुंड भाव, नकल पर आधारित है। उसका खुद का अपना जीवन है, जिसमें वो लोग क्या करता है, अपना स्वार्थ देखता है, झुंड भाव में रहता है, नकल करता है, अपने प्रवृत्ति में के वश में रहता है। वह कभी भी उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग कर धर्म, सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी आदमी अपना मनुष्यता को बना कर रख सकता है। मनुष्य का लक्ष्य पशुता नहीं बल्कि मनुष्यता है। ठीक। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, पॉइंट 1 देखिए, मनुष्य और बंदर में समानता होते हुए भी मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ है। मनुष्य की विशेषता उसकी बुद्धि, संस्कृति, विचार है। केवल शारीरिक विकास से मनुष्य बंदर के समान हो जाएगा। केवल व्यक्ति का, मनुष्य का शारीरिक विकास हो, केवल शारीरिक विकास हो, तो वह व्यक्ति पूरी की पूरी तरह से बंदर के समान हो जाएगा। चौथा, भारतीय संस्कृति मनुष्य को पशुता से ऊपर उठा करके मनुष्यता की ओर ले जाती है। मनुष्य का लक्ष्य है श्रेष्ठ विचार, उच्च आदर्श और मानवता की सेवा है। इस स्लाइड में मुख्य संदेश है कि मनुष्य को बंदर की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि, विवेक और संस्कृति का उपयोग कर श्रेष्ठ और आदर्श जीवन जीना चाहिए। इसी प्रकार से इस स्लाइड का समापन होता है। हम लोग स्लाइड 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नाखून यानी कि प्रकृति का संदेश। नाखून का बार बार बढ़ना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का गहरा संदेश है। प्रकृति हमें याद दिलाना चाहती है कि मनुष्य अपने आदिम स्वरूप को कभी पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता है। अर्थात जो पहले नाखून बड़ा बड़ा मनुष्य के पास रहता था, जब वो आदि मानव कहलाते थे, वो ही स्वरूप आदि मानव का मानव के पास है, जो आज भी प्रवृत्ति बना हुआ है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है। नाखून हमारे शरीर का एक छोटा सा भाग होते हुए भी हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, और यह बड़ी कहानी कहते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कितनी भी प्रगति कर लें, हमारी जड़ों का महत्व कभी कम नहीं होता है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य
के विकास क्रम और उसके संघर्षों की एक जीवित स्मृति है, जिसको याद भूल नहीं सकता है। निष्कर्ष, लेखक एक छोटे से प्रश्न से गहरे दार्शनिक चिंतन तक पहुंचते हैं। नाखून मनुष्य के इतिहास, विकास और प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं। यह निबंध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति हर वस्तु को अपना एक उद्देश्य होता है। नाखून हमें हमारे अतीत से जोड़ते हुए मनुष्य या भविष्य के लिए संकेत देते हैं। मुख्य संदेश के रूप में, प्रकृति हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है, साथ ही यह प्रेरणा देती है कि हम अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी जड़ों और अपने मूल्यों को कभी ना भूलें। नाखून बार बार बढ़ते हैं। यह हमें प्रकृति को याद दिलाती है कि हमारा अतीत और विकास क्रम। सीख, हमें अपनी प्रगति पर गर्व करना चाहिए, पर अपने मूल्यों, संस्कृति और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति की हर चीज हमें कुछ न कुछ सीखे देती है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, नाखून के बार बार बढ़ना प्रकृति किस प्रकार का संदेश है? प्रकृति का संदेश है। यह संदेश मनुष्य को उसको किसकी याद दिलाती है? आदिम अतीत की याद दिलाती है। नाखून हमारे इतिहास और विकास क्रम से जुड़े हुए हैं। निबंध हमें प्राकृतिक उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर, स्लाइड 7। लेखक का चिंतन, अतीत की याद क्यों दिलाते हैं नाखून? लेखक सोचते हैं कि नाखून को बार बार बढ़ना सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा कारण या आवश्यक है। प्रकृति हमें अतीत की किसी बात को याद दिलाना चाहती है। हम आधुनिक जीवन में व्यस्त होकर अपने शरीर के इन छोटे छोटे रहस्य पर ध्यान नहीं देते हैं। नाखूनों का बढ़ना मानो हमें हमारे पूर्वजों के जीवन, संघर्ष और विकास की कहानी सुनाता है। यह रहस्य हमें मानव सभ्यता और संस्कृति के इतिहास की ओर संकेत करता है। यानी कि नाखून हमें हमारे अतीत के किसी भी भूली बिसरी कहानी की याद दिलाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इस प्रकार से मानव के रूप में बदले हैं। इस विचार का महत्व है, हमें अपने अतीत से जोड़ता है, अपने पूर्वजों के संघर्ष और जीवन की शैली को समझने में मदद करता है, मनुष्य के विकास क्रम को समझने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के हर छोटे छोटे रहस्यों के पीछे गहरा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण भी छिपी हुई है। मुख्य संदेश के तौर पे नाखूनों का लगातार बढ़ना हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि प्रकृति हमें किसी पुराने सत्य, संघर्ष और विकास की कहानी याद दिला रही है। निष्कर्ष, नाखून का रहस्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह मनुष्य के अतीत, प्रवृत्ति, विकास और यात्रा का संकेत देता है। यानी कि अतीत, प्रवृत्ति, विकास का यात्रा का संकेत देता है। लेकिन आगे इस रहस्य की गहराई जानने का निश्चय करते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, नाखून का बार बार बढ़ना एक रहस्य है। लेखक को लगता है कि प्रकृति हमें अतीत की याद दिलाना चाहती है। यह रहस्य मानव सभ्यता, प्रवृत्तियां और विकास से जुड़ा हुआ है। लेखक इस रहस्य को समझने के लिए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस तरह चलिए पार्ट 8 में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस टॉपिक से हम लोग 15 MCQs करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहला प्रश्न को आते हैं। लेखक ने अंग्रेजी के किस शब्द की चर्चा की थी? फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी। आपका उत्तर हो जाएगा इंडिपेंडेंस। स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है? दूसरों पर शासन करना, अपने ऊपर शासन करना, धन कमाना, शक्ति प्राप्त करना। स्वाधीनता का सही अर्थ है अपने ऊपर शासन करना। लेखक के अनुसार
वास्तविक स्वतंत्रता किसमें है? राजनीतिक शक्ति में, धन संपत्ति में, आत्म संयम में, युद्ध में। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्म संयम में। चौथा प्रश्न, भारतीय संस्कृति किस पर अधिक बल देती है? बाहरी शक्ति पे, आत्मराज पे, युद्ध पे, व्यापार पे। इस चौथा का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका आत्मराज पे, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न, लेखक के अनुसार स्व का क्या महत्व है? धन, आत्मनियंत्रण, प्रसिद्धि, शक्ति। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्मनियंत्रण। छठा प्रश्न संख्या 6, भारत की संस्कृति किस प्रकार की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती है? राजनीतिक, आर्थिक, आंतरिक, सामाजिक। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आंतरिक। सतमा, स्वराज शब्द का अर्थ क्या है? विदेशी शासन, अपना शासन, लोकतंत्र, राजतंत्र, अपना शासन। ऑप्शन नंबर बी। लेखक के अनुसार स्वतंत्रता का संबंध किससे है? शरीर से, आत्मा से, धन से, पद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्मा से। भारतीय चिंतन का मुख्य आधार क्या है? युद्ध, आत्मसंयम, व्यापार, राजनीतिक। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, आत्मसंयम। लेखक के अनुसार मनुष्य की सच्ची प्रगति किसमें है? बाहरी विकास में, तकनीकी विकास में, आत्म विकास में, आर्थिक विकास में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्म विकास में। 11, भारतीय संस्कृति मनुष्य को किस ओर प्रेरित करती है? हिंसा, स्वार्थ, आत्मनियंत्रण, संघर्ष। आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर राइट सी, आत्मनियंत्रण। 12 नंबर प्रश्न, लेखक ने किस तिथि का उल्लेख किया है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 सितंबर। राइट आंसर ए ऑप्शन 15 अगस्त। तो प्रश्न संख्या 13, स्वाधीनता का संबंध किससे नहीं है? आत्मसंयम से, आत्म विकास से, आत्मनियंत्रण से, पराधीनता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पराधीनता। 14, प्रश्न संख्या 14, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? शक्ति, आत्मराज, युद्ध, धन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्मराज। लेखक के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का क्या है? मनमानी करना, गलत। बी, दूसरे की नियंत्रित करना। सी, स्वयं पर नियंत्रण रखना। डी, शासन करना। राइट आंसर सी, स्वयं पर नियंत्रण करना। इस प्रकार से इस चैप्टर का आपका स्वापन होता है। हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट किया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। अब आपका इससे कोई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बार इसको वॉच कीजिए ताकि आपको चैप्टर को समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।